हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आई होप जहाँ हो आप खैरियत से हो। और ईमेल्स का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है और एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग भी तेज़ी से जारी है। एज वी स्पीक अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सख्त मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को 95 रन चाहिए 93 बॉल्स पे। मैक्सवेल खड़ा है। जब तक मैक्सवेल खड़ा है उम्मीद लगाई जा सकती है। खैर, some people are not happy for Afghanistan winning, but in my opinion, they're playing fantastic throughout the World Cup. So as you can see, पिछले जितनी भी एपिसोड्स आ रही है 3-4 वर्ल्ड कप के दिनों में ही हो रही हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद मेरी रवानगी है मुत्तहदा अरब अमारात के लिए, जहाँ पे आई विल बी making content for Bangla Tigers, and I'm really excited to have that journey, to experience that journey. So yeah, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो किसी और आईडी से, घर में किसी और के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पेट्रियन पे जो भी सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पेट्रन्स के जो गिफ्ट बॉक्सेस हैं वो जा चुके हैं, जो जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है और जिनके पाकिस्तान के वैलिड एड्रेसेस हैं। एज़ यू नो कि इन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ईद कार्ड नहीं पहुंच पाते दुनिया भर में, बड़े मुश्किल होते हैं। सो वेर एवर आई एम ट्रैवलिंग आई विल बी कैरिंग दोज विद मी। बाकी ये कि जिनके पाकिस्तान के एड्रेसेस हैं उनको जा चुके हैं, होपफुली जल्द मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। बाय द वे, ईमेल स्टार्ट करने से पहले अभी पिछली कुछ एपिसोड्स में से मेरा इत्तेफाक हुआ कमेंट्स पढ़ने का। जो सिटीजनशिप वाली ईमेल थी उसमें जो मैंने राय दी तो कमेंट्स पढ़ा तो उसमें एक कमेंट आया था कि जी आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि मैं खुद ब्रिटिश सिटीज़न हो गया हूँ, चूँकि मैंने शादी ही किसी से इस लालच में की थी कि मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। देखें, अगर आपने दुनिया देखी हो तो आपको पता हो कि उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। खाली शादी करने से पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको अच्छा खासा टाइम उस मुल्क में गुजारना होता है और इंटीग्रेट होना होता है कल्चर में, ज़बान सीखनी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तब जाके आपको पासपोर्ट मिलता है। राइट, 5 साल अगर आप रहें इंग्लैंड में तो आपको आराम से मिल जाता है। मेरी शादी को हो गए 8 साल और मैं वहाँ रहा ही नहीं हूँ इवन टू दिस डे। खैर, ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन। आई एम नॉट इवन अ रेजिडेंट इन यूके, हालांकि मेरे 20 बच्चे। और ये बॉर्डर कंट्रोल पे हमेशा बड़ा हैरान होते हैं कि व्हेन योर फैमिली इज़ हेयर, वाई आरंट यू इवन अ रेजिडेंट, वाई आर यू विजिटिंग ऑन विजिट वीज़ा। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा चूँकि ज़ाहिर है काम यहाँ, फिर वो बात से बात निकलती है, अच्छा यूट्यूबर हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। बिकॉज आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान विच इज़ वाई आई एम हेयर। वरना भाई जो वीडियोस ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, आस्क गंजी स्वैग क्या इंग्लैंड से नहीं आता, मैं क्रिकेट की वीडियोस क्या वहाँ से नहीं आती है, ट्रैवलॉग वॉकिंग टेल्स तो बनती ही बाहर है। बड़ा आसान है, रैप अप करके जाऊँ, 5 साल गुजारूँ, अल्ली वल्ली लाल किताब मुंह पे अल्ताफ़ भाई की तरह तस्वीर दिखाऊँ। मगर यार मेरी ज़िंदगी के गोल्स अलग हैं। ये बहुत छोटा गोल है पासपोर्ट लेना, और यही अगर लालच होती तो मैं कब का ले चुका होता। 8 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह से। तो गोल ये नहीं है यार, गोल ज़िंदगी में और बड़े काम करने हैं। अपना स्टैचू बनाना है मैंने यहाँ, मत बनाने नहीं, लोग बनाएंगे 100 साल बाद। खिदमतें करनी है और काम करना है, किसी के काम आना है, तभी तालीम पे फोकस रहता है और तालीमी चैनल भी बनाए। वरना खाली पैसा ही कमाना हो, पासपोर्ट लेना हो, दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। आई मीन वंस यू नो हाउ टू डू इट, पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। सो ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं भाई, मेरा विजन बहुत बड़ा है, ये बड़ी छोटी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे हरे पासपोर्ट पे सारे वीज़े लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं, कौन सा नहीं लगा हुआ मुझे बताओ। सो या अब मुश्किल नहीं होती। वो ग्रीन पासपोर्ट मसला होता है लोगों का, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ओवरकम दोस प्रॉब्लम। सो या एनीवे, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट आफ्टर डिवोर्स, पहला सवाल। सलाम जुनेद भाई, होप यू आर डूइंग वेल। माय क्वेरी इज रिगार्डिंग एन इमोशनल मैटर। आई एम अ मैरिड वुमन वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेबल कंपनी इन डिजिटल मार्केटिंग। Alhamdulillah, my life is much better. However, my life was not always like this. I was married to my cousin for 5 years. It was an arranged marriage, but I was happy with my parents' decision since the guy was educated, super religious, and apparently decent. My ex was a British citizen, and for 4 years he wasn't able to arrange spousal sponsorship for me, although he had a decent job. During those 4 years, he wouldn't provide financial support nor call much. Visited only twice. As he was a son of a single mother, his mother knew every single thing about our relationship. Every single thing. Eventually, he shifted to Spain and I joined him for 1 year. He didn't touch me at all and slept in a separate room. Provided little to no financial support. Would eat food without me. Sorry.
wouldn't eat food with me or cooked by me, tell me that as Muslims we are not supposed to love our spouse. He would tell me that as Muslims we are not supposed to love our spouses. अबे किसने बोल दिया ये? We should only love Allah, and then randomly he started physically abusing me. हाँ मतलब प्यार नहीं कर अलाउ है, अब मारना अलाउ है इस्लाम में. By doing wrestling moves on me, oh fuck, start physically abusing me by doing wrestling moves on me which would leave me hurt, upset, crying and scared. When I would show him my bruises, he would say I was applying makeup. During this entire time, my family never knew anything about my situation, as I felt I should protect the respect and value of my husband. After 1 year, he asked me to go to Pakistan to meet my family. My parents paid for my travel expenses, as my ex hardly would give me money. And then for 6 months, he hardly contacted me, and then he came to Pakistan and divorced me, saying I was not beautiful, not emotionally compatible, and he was struggling so much because so many girls wanted to be with him. अच्छा यहाँ इस्लाम नहीं है कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे चिपकना चाहती हैं. And was just stuck in this marriage. My confidence shattered after this. I felt so stupid to protect his image, and then I told my family about what he did. Thankfully, my family supported me and I got rid of that jerk. Initially, after my divorce, my family and cousins didn't talk to my aunt and her son, but gradually things started becoming normal. I'm unable to accept this. It boils my blood to see how such a man and apparent religious scholar is still respected. He's clearly a psycho. How is he able to get away with it? How can we accept such a guy as our family member? I feel absolute anger and rage towards that person. Towards him when people tell me to forgive him. How can I forgive him when he broke every part of my confidence? How can I wish the best for him when he shattered my belief in the goodness of people? Thankfully, I still trust our religion and religious people, but it boils my blood to see him and his mother passing comments about me or acting as if things are normal. Is it wrong if I don't forgive them? Am I being unreasonable if I still resent them for what they did to me? Please advise. God. सो क्लियरली ऐसे लोग जो है ना वो फिर आईसिस जाते हैं. एंड लाइक आई डोंट नो मैन, इंग्लैंड का तो मुझे अजीब ही सीन लगता है. वहाँ पे इस तरह के नट जॉब्स बहुत हैं. खैर कहाँ नहीं है. एंड दिस इज़ ओवरडोज ऑफ रिलीजन. रिलीजन ये चीज़ें नहीं सिखाता कि प्यार नहीं करना और मारना है या दूसरी लड़कियाँ मुझ में इंटरेस्टेड हैं वगैरह वगैरह. व्हाट आई फील इज़ आई थिंक ही वाज गे और ये छुपाते हैं और ये तरीक़ाकार होता है. सो बेसिकली एक गे इंसान होता है और अगर वो एक रिलीजियस फैमिली से उसका ताल्लुक़ है या वो ख़ुद रिलीजियस है या वो कोशिश करता है कि इस लिबादे में मैं अपनी वो आइडेंटिटी छुपा दूँ. अगेन इट्स अ स्पेकुलेशन. आई एम नॉट ऑब्वियसली इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं, बट दिस इज़ व्हाट पीपल डू इन आवर कल्चर. तो वो ऑब्वियसली फिर वो कर लेते हैं फैमिली को, दुनिया को दिखाने के लिए और फैमिली को खुश करने के लिए. तो 4 साल उन्होंने आपके वो ज़ाय कि आपको इंग्लैंड नहीं बुलाया, हालांकि कोई मसला नहीं है. अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न है उनका तो सीधा सीधा राइट है और 6 महीने का भी प्रोसेस नहीं है ये स्पाउस को बुलाना. ओके, स्पाउस वीज़ा लग जाता है 6 महीने में. तो उन्होंने पहले वो कोशिश की कि आप थक हार के खुद ही मान जाएं. नहीं आप गई, फिर आप स्पेन गई, तो फिर वहाँ पे आपको रीजंस फजूल किस्म के अलग कमरे में सोना. इट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग किसी भी शादी में अलग कमरे में सोना. दैट मीन्स नॉट ओनली ही वाजंट इंटरेस्टेड इन यू, ही वाजंट इंटरेस्टेड इन योर जेंडर आइदर. बहुत से लोग होते हैं दे माइट नॉट लाइक द पर्सन, बट लाइक फॉर द सेक ऑफ द एपेटाइट ऑफ the body they would engage in some sort of activity. But the fact that he didn't touch you at all, that means के उनके दिल में कभी ये चीज़ आई नहीं. Again, clear signs of his orientation. फिर not only मारना, wrestling moves. Why would a grown man do that? या तो उनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनको इसी तरह मारा पीटा गया होगा. हम अक्सर वीडियोस देखते हैं. अगेन आई एम नॉट श्योर इंग्लैंड के मदरसों का क्या हाल है, बट पाकिस्तान में जो हम जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, बच्चों को रस्सी से उल्टा लटकाया होता है या जंजीर से 6-6 साल के बच्चों को बांधा हुआ होता है. अगर आप साहिब औलाद हैं, अपने औलाद को इमेजिन करें 6 साल का 7 साल का आपका बच्चा हो जिसको जंजीर से पैर से बांधा हुआ हो या कैनिंग की जा रही हो उसकी, उसको उल्टा लटकाया हुआ. हमने बेशुमार वीडियोज़ देखी हैं. और फिर वो अब्यूज़ एक साइकिल होती है और वो फिर चलती रहती है. तो ये रेसलिंग मूव्स जो हैं ये अक्सर बच्चे भी करते हैं या जो बुली करते हैं
छोटे कज़न्स को, छोटे भाई को, या स्कूल में किसी को, तो ये रेसलिंग मूव्स वगैरह, तो आई थिंक इट वाज हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि लाइक इमेजिन, देखिए मियाँ बीवी की अगर लड़ाई हो रही है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से कुछ उठा के मार दिया, ग्लास मार दिया, एस्ट्रे मार दी, या फिज़िकली, लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी ट्रिगर वार्निंग, अक्सर जिस तरह हमने ड्रामों में देखा है, फिल्मों में देखा है, हाथ मरोड़ दिया, या फिर लाइक हम टीवी के ड्रामों में जिस तरह देखा है, वो मुंह को उस तरह पकड़ लेते हैं या ज़ोर से ग्रैब करते हैं, वो एक चीज़ है। अगेन, सही गलत तो मैं जाने, ऑफ कोर्स गलत है, बट द फैक्ट कि रेसलिंग मूव्स, दैट मीन्स कि समर सॉल्ट भी मारा होगा, और क्या क्या होता है भाई रेसलिंग मूव्स। इमेजिन कोई इंसान, अ ग्रोन मैन, अ विजिबली रिलीजियस लुकिंग मैन, चोक स्लैम मार रहा है अपनी बीवी को, टूम स्टोन मार रहा है, या वो स्टोन कोल्ड क्या मारता था, स्टनर मार रहा है बीवी को। कितनी एबनॉर्मल चीज़ होगी। अब मेरी टीम वाले खुद हंस रहे हैं, मैं आई एम ऑल्सो कंटेनिंग माई सेल्फ, सॉरी, but like the fact, this imagery sounds so funny. It sounds ridiculous, not funny, sorry, funny is not right word. It looks so ridiculous कि एक grown man एक grown बीवी को, अपनी औरत को, इस तरह के रेसलिंग मूव्स मार रहा है, अंडरटेकर की तरह, या केन की तरह, या रॉक की तरह। आई मीन दिस इज़ क्लियरली मेंटल इलनेस। ये तो इंसान किसी सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को तो स्ट्रेट जैकेट में डाला जाता है, और स्ट्रेट जैकेट वो स्ट्रेट वाली नहीं, स्ट्रेट उसकी स्पेलिंग अलग होती है, कहीं यही ना समझे कि कोई जैकेट हो जिससे पहन के लोग स्ट्रेट हो जाते हैं। मेंटल असाइलम में दी जाती है। अगर आपने 12 मंकीज़ देखी है, ब्रैड पिट और ब्रूस विलिस की, इट्स अ वेरी गुड मूवी। उसमें यही होता है ना, कोई वायरस फैल जाता है, जैसे ये था, एपिडेमिक हो जाता है, एक वायरस का एपिडेमिक हो जाता है, और उसमें फिर वो स्ट्रेट जैकेट में होता है ब्रैड पिट। इट्स अ वेरी गुड मूवी। एनीवे, सो ऐसे लोगों को तो भाई हमें समझ नहीं आता, इस पे तो केस होना चाहिए। यू शुड रिपोर्ट पुलिस यार, ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान में नहीं हैं। यू शुड फर्स्ट थिंग रिपोर्ट टू द पुलिस। ये ब्रूजेस आपने उनको दिखा रहे, वो कह रहे मेकअप करके आई हो तुम, पुलिस को दिखाते, पुलिस जेल में डालती है ऐसे इंसान को। और उस पर कोई रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हाय मेरा शौहर है, मैंने अपने शौहर को अंदर करा दिया। आपने एक जानवर को अंदर कराया, बिकॉज ही कैन पोटेंशियली एंडेंजर योर लाइफ। और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी, चूँकि अब आपने रिपोर्ट नहीं किया है, सो दिस हैज़ गॉन अनरिपोर्टेड। अब कल को उनका कहीं रिश्ता, खुदा ना खास्ता उनकी माँ करा दे, अगर करा दें, तो वो बोलेंगी भाई नाफरमा बरदार औरत थी, या उसका किसी से चक्कर चल रहा था। लोग तो यही कहते हैं ना। देखिए, तलाक के बाद व्हेन समवन इज रीमैरिंग, ज़्यादातर लोग, अगेन मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग, ज़ाहिर है, सच, देखिए सच सब्जेक्टिव होता है। मुझे सच ये लगेगा कि यार मुझ पे वो जुल्म करते थे, लेकिन उसका सच कुछ और होगा। वो कहते हैं देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ अ ट्रुथ, योर स्टोरी, योर साइड, माई साइड, एंड द ट्रुथ अलग होता है, तो सब्जेक्टिव होता है। अब वो बोलेंगे जी वो ऐसी थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, या वो उसको खाना पकाना नहीं आता, ये नहीं था, वो नहीं था, हमने घर से निकाल दिया। तो अगले बोलेंगे हाँ ठीक है, बात तो आप सही कह रहे हैं भाई, औरत का तो काम ही यही चीज़ है, खिदमत करना। अगर वो नहीं करती थी, बदतमीज़ थी, तू तड़ाक करती थी, ज़बान चलाती थी, तो सही किया आपने, ये ले हमारी बेटी। अब बिकॉज दिस अब्यूज़ हैज़ गॉन अनरिपोर्टेड, दिस विल कंटिन्यू समवेयर एल्स। तो वो कहते हैं ना कि क्राइम की नॉलेज को कंटेन करना भी एक क्राइम होता है, बिकॉज आपने उसको स्टॉप नहीं होने दिया ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी अ मर्डर टेकिंग प्लेस और मैं उसको रिपोर्ट नहीं करता, और मैं चुपके से निकल जाता हूँ कि हाँ मैंने नहीं देखा, यहाँ पे कैमरे नहीं है, नो बडी वुड नो दैट आई हैव विटनेस्ड दिस। तो उससे हुआ ये कि अब वो बंदा, उसको एक और चांस मिल गया, नाउ ही विल कमिट सम अदर मर्डर। तो प्लीज़, जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में, आई अंडरस्टैंड यहाँ के प्रेशर्स ही अलग हैं, और मैं हर बार जब भी फिज़िकल अब्यूज़ की बात आती ना, एक किस्सा है, वो मैं बस यहाँ आते आते नहीं बताता, क्योंकि अगर वो मैंने बता दिया तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मैं बस वो हमेशा, जहाँ भी डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात आती है, मैं बस यहाँ आके रुक जाता हूँ। तो अगर आप में से कोई मुझे पब्लिकली मिले या प्राइवेटली मिले, मुझसे ज़रूर पूछेगा ये किस्सा क्या था। मैं सबको नहीं बताना चाहता, ऑब्वियसली इफ़ आई ट्रस्ट यू देन आई विल टेल यू, बट याद ज़रूर कराइएगा, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू गो आउट। फिर वही वाली बात है कि वो, अच्छा, इस केस में अब आप बोलोगे, आप खुद कह रहे हो कि क्राइम चेक और अनचेक नहीं जा रहा। यहाँ पे
इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। जो जो चीज़ मैं नहीं बता पाता, इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, और लाइक सारी चीज़ें जांच पड़ताल सब कुछ हुआ है उस पर, और लीगल मैटर सब एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो ये मैं कुछ कंटेन नहीं कर रहा, मगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा हूँ जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता। यू गेट इट? सो यस, तो प्राइवेटली ज़रूर पूछिएगा। इफ़ आई ट्रस्ट यू, आई माइट टेल यू। एनीवे, मूविंग ऑन। तो जो लोग बाहर रहती हैं ख़वातीन, और मैं अक्सर ये पहले पिछली एपिसोड्स में भी कहा है कि बाहर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। पुलिस आती है, पुलिस आपको लेके जाती है, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, पूरी लीगल प्रोटेक्शन देती है। केस आपका स्टेट फ्री में लड़ती है और आपको बिल्कुल हिफाजत करती है। यहाँ पे आप जितना बीवी को मार मार के अदमुआ कर रहे हो, पूरा मोहल्ला सुन रहा हो, पुलिस आएगी ज़रूर कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो जब दरवाज़ा खटखटाएगी और साहब बाहर आके बोलेंगे जी ये घर का मामला है, आप आना है, तो पुलिस चली जाएगी और वो बोलेगी हाँ ठीक है जी आपके घर का मामला है। दिस इज़ अनफैथमेबल। मुझे ये बात ही समझ नहीं आती कि एक स्टेट कैसे ये चीज़ अलाउ कर सकती कि आने वाली नस्लों की जो माँ है, जो उनका फाउंडेशन है उनकी परवरिश की, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो यानी आगे 4 और नस्लें ख़राब हो रही हैं, एंड देयर इज लाइक हाँ घर का मामला है। एनीवे, सो आपकी जो रिजेंटमेंट्स हैं 100% दे शुड बी देयर, और आपका गुस्सा अपनी जगह बजा है। अब ये कहना कि जी रिश्तेदार उनके साथ नॉर्मल क्यों हो गए हैं, क्योंकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, यही इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अनचेक्ड हो जाती हैं। ये सारा दिन हम टीवी और ARY के ड्रामे में मार कुटाई देख देख के इतने नम हो गए हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हर घर में होता है, तुम्हें घर संभालना चाहिए था। ये वो मेंटालिटी वाले लोग हैं, तो ये तो नहीं समझेंगे। दूसरी चीज़ ये कि भाई हर बंदा जो है ना, हर रिश्तेदार अपने बाहर वाले रिश्तेदार को थोड़ा पेडिस्टल पे ही रखता है। कल को शायद हमारे बच्चे को वीज़ा दे दे, तो वो एक ये भी वजह होती है कि वो थोड़ा सा उनसे दबके ही रह रहे होते हैं। तो आपकी रिजेंटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और बजा हैं। यू हैव ऑल द राइट रीजंस। ट्राई करें उन महफिलों में ही ना हो जहाँ पे उनकी शिरकत हो या उनकी साइड वालों की शिरकत हो या उनकी साइड लेने वालों की शिरकत हो। अपने आप को उस चीज़ से दूर रखें, एंड देयर इज़ अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू। रियली सॉरी टू हेयर दैट यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस, बट थैंकफुली यू आर अलाइव। एक तो ये बड़ा मसला ना कि लाइक मामला ही यही होता है, पैरामीटर्स ही यही हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि व्हेन this is pre-Facebook, when a guy is going on a blind date, his biggest fear is कि I hope she's not fat। और ये मैं 20 साल पुरानी सोच है। When a girl is going on a blind date, her biggest fear is I hope I don't get murdered। ये पैरामीटर्स हैं। तो as long as you're alive, I hope you recover from this. Try to take therapy, seek therapy. They will obviously help you much better to deal with this trauma। और इसको आप पॉजिटिवली कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, एक प्रोफेशनली आपको बता सकता है। आई कैन ओनली हेयर यू एंड ऑनेस्टली say what I would have done in your case. So I hope you're feeling better now. You're back home, you're safe, and जो साल ज़ाया हो गए वो तो वापस नहीं आ सकते। जो रह गए हैं उनको बहुत बेहतरीन आप बना सकती हैं। रिजेंटमेंट्स अपनी जगह, मगर कोशिश करें उस चीज़ को कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करने की। ऑफ कोर्स ईजियर सेड देन डन, ऐसे तो नहीं होता। ज़ाहिर है हर महफिल में जिक्र होता होगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने होंगे, रिश्तेदारी है तो आमने सामने नज़र भी आ जाता होगा इंसान। मगर ये कि कोशिश करें अपने आप को इन तमाम सिचुएशन से बिल्कुल अलहदा रखें और अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दें। And I hope you find someone loving who cares for you and who appreciates your presence in his life, in their life। और आप को एक मवाजना करने का मौका मिले कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत भी हो सकती है और किसी पागल इंसान के साथ गुजारने से बेहतर है बंदा जो है इस तरह जीने से बेहतर है कि बंदा अलग हो जाए। एंड आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड। मतलब थिंग्स कुड हैव गॉन वर्स। इमेजिन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और फिर वो रेसलिंग मूव्स मार रहे होते, तो उसमें आप और दूसरे जो आने वाले इंसान दोनों की जान को ख़तरा होता। तो मैं बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि अपने सिर्फ ये देख के कि लड़का बाहर है या रिश्तेदार बाहर हैं, जो भी है अपनी बेटियों को जानवरों के हवाले ना करें। मेंटल पेशेंट्स होते हैं,
इनका तो सोसाइटी में रहने का हक नहीं है. पता नहीं ये कैसे उन सोसाइटीज़ में रह रहे हैं अनचेक्ड. आई होप such people get reported and I hope he gets reported. So yeah, अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Alright जी, next सवाल भी डिवोर्स से रिलेटेड है और उसकी हेडिंग ही डिवोर्स है. Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing good. I'm writing this email so that you can guide me or motivate me. I got married 5 years ago. Currently I'm 27 and have 2 kids. At the beginning of the marriage, I was naive. I didn't know much about boundaries and how to connect with your spouse. I even didn't join any women's social media groups, so I was not aware of what was normal and what was not. I got pregnant within the month, oh wow, and my husband started to sleep separately 5 months after of marriage. I didn't ask why you were sleeping separately because I was scared of asking questions. Till my pregnancy, we were not pregnancy we were not intimate at all. मगर pregnant हो गई. हाँ मतलब like बस वो कर लिया ना, बस pump and dump वाला scene होता है ना यहाँ तो. So like intimacy means holding hands, going out on dates, being lovey-dovey, whatever. शादी के शुरू में तो बंदा वैसे ही ज़्यादा कर रहा होता. His behavior also changed. He was more aggressive and pointed out flaws all the time. I seriously didn't have any idea what was happening after the birth of my child, and thanks to joining social media groups, I checked his phone and wow, he had been cheating on me since the beginning of the marriage, and I wasn't only one girl. It was like 3 to 4. And all were married and having kids. I was shocked. The whole night I cried and hugged my baby. The first time I experienced this phrase, पाँव के नीचे से ज़मीन निकलना. I took screenshots and saved them with me. He was habitual of checking my phone, so he came to know that I knew, but we didn't talk at all. He didn't let me do a language course, not a driver's license, even though I brought my international license with me. अच्छा, कहाँ से आई थी आप ये नहीं बताया. He belittled me whenever possible, how I was not a good mother and how I didn't know how to cook. Sometime later, I checked his phone and it was consistent. Meanwhile, I got pregnant. That's another story. He wants to prove to his mother and girlfriend that we are sexually active, which I came to know recently. Okay. So अपने घर वालों को और किसी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कि we are sexually active, so you got pregnant again. So I mean clearly when you know किस तरह हो रहा है, don't let him impregnate you ना, मतलब you know pull out or like use some contraceptive. Anyway, meanwhile he kept sexting his girlfriends and meeting with them. After this, I promised myself to emotionally detach myself, and I didn't want to hurt myself as I wanted to continue my marriage for my kids' sake, or maybe I was scared to take the first step. I hated him for his gaslighting behavior. I told him last year that it's not okay to have affairs. He said, everyone does that nowadays. What the hell? If everyone is drinking poison, you will drink it too. In January, we had a fight and he said, let's end this. I was not ready to hear this. I took emotional decision and called his sister and told her about the affairs and all that. He was not talking to his family for whatever reasons, I don't know. Her sister refused to accept that he was a cheater and said it might be a galat fehmi. How the fuck can this be a galat fehmi? A week later, one of his girlfriends reached out to me and said, your husband is cheating on you. I said yes, and she sent screenshots to all his relatives. How did the girlfriend have access to all the relatives? क्या चल रहा है ये? The conversation in which I was saying he's a narcissist and emotional abuser. In this situation, he made me a villain. Why do I have all these things? Excuse me, he was expecting me to defend him. Why would I do that? I was angry all those years and didn't say a word to his family. And here he wants me to obey him like a god. Recently he gave me a very lame excuse and said, I didn't want to live with you. Let's end this. This time I didn't utter one word. I was expecting this from the beginning, but I was pressing my gut feeling. I said, okay, you are going to divorce me or should I file a khula? He said, file a khula. Junaid bhai, can you imagine where I'm standing right now? I don't know the language. I don't have a degree. Thank God it's Europe. They are going to help me financially independent until I don't do anything. If I was in Pakistan, I would be dead. The thing is, it didn't hurt me that much, but have this feeling of numbness and hollowness. He didn't even ask once about the kids. I'm doing all the things myself, the kids' appointment, groceries, etc. This year we shifted elsewhere, so he was visiting after 20 days. I don't know why these men get married if they don't want to take responsibility and just want to enjoy a bachelor's life. Currently, we are living separately. I will apply for khula soon. Through my email, I want to say
try to get financially independent, or if not, try to save some money for rainy days. Please, Junaid bhai, motivate me so that I can overcome my feelings. Any advice would be appreciated. Thank you so much. अच्छा, ये बहन ने ये नहीं बताया कि वो यूरोप के चलो ये एंड में बताया यूरोप में है, क्योंकि बैक ऑफ द हेड मुझे यही चल रहा था अब ये करेंगी क्या, बट थैंकफुली मुल्क से बाहर हैं, काफिर मुल्क में है, तो इंशाल्लाह इनको भी पाला जाएगा, इनके बच्चों की भी किफ़ालत की जाएगी और इनके बच्चों को मुफ्त तालीम और सेहत दी जाएगी और इंशाल्लाह वो अच्छे इंसान बनेंगे। अगर वो इस हमारी वाली इस्लामी रियासत में होती तो खुड्डे लाइन लगी होती या फिर ज़िंदगी भर मजबूर होती इस औरत इस मर्द की जूती बन के रहना, और ठुड्डे भी खाती, मार भी खाती, लाते भी खाती, गालियाँ भी खाती, इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, नो लव एट ऑल, और फिर इसी तरह पूरी ज़िंदगी गुजारते थे। इमेजिन, अभी आप जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग 17 साल के भी होंगे, 27 के भी होंगे, 57, 57 के भी होंगे, राइट? इमेजिन ऑल योर लाइफ लिविंग लाइक दिस ईमेल, बट ऐसी लाखों औरतें रह रही हैं पाकिस्तान में, बिकॉज दे हैव नोवेयर एल्स टू गो। ना उनके पास कोई डिग्री है, ना तालीम है, ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ना कोई स्टेट है सर पे जो कि प्रोटेक्ट करे। स्टेट को खुद कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप एक काफिर मुल्क में हैं, वरना आपका कुछ नहीं होना था इस मुल्क में। सो अगेन मुझे समझ नहीं आता इस तरह के लेम एस मर्दों की शादियां होती क्यों हैं, या ये करते क्यों हैं, या ये मानते क्यों हैं। अगेन देखो, अगर आपने इस तरह की ज़िंदगी, आपने डैन बिल्जेरियन बनना है, आपको अपनी यॉट पे 50 बिचेस चाहिए ऑल द टाइम, गो फॉर इट, बिल्कुल करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्सेस इमोशंस। और प्लस उस पर 2 बच्चे भी कर दिए। कॉन्डम पहन लो भाई खुदा के वास्ते, अगर नहीं दिल करता या दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा, लेकिन दुनिया को फिर दिखाएंगे कैसे अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी? यही तो दिखाना था। मतलब यार किस किस्म के मर्द हैं यार, ये किस किस्म के लोग हैं। अब ये 2 बच्चे जो हैं ये फादरलेस जिएंगे। जो लोग इस तरह पले बड़े हैं, लाइक व्हेन वेयर द फादर वाज नॉट अराउंड, आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल समझेंगे। फादर आपका पहला सुपर हीरो होता है, समवन यू लुक अप टू। उसकी प्रेजेंस इतनी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, बट फॉर इस तरह के रीजंस हो गए, फॉर वट एवर रीजन्स व्हेन दे आर नॉट अराउंड, वो एक बहुत बड़ी कमी रहती है। वो क्यों कहते हैं लड़कियों को डैडी इश्यूज होते हैं? बिकॉज यू नो फादर, एक अच्छे फादर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। नहीं, फैमिली एक यूनिट का नाम है भाई। एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों होंगे तो गाड़ी चलेगी, एक होगा तो गाड़ी लड़खड़ाती रहेगी। नहीं समझते लोग। अगर आप नॉन सीरियस आदमी हैं तो अव्वल तो शादी ना करें। अगर शादी कर ली है और अगर आपने इस तरह इधर उधर दुनिया भर में मुंह मारना है तो खुदा के वास्ते बच्चे तो ना पैदा करें। अब उन बच्चों का क्या कसूर है? 2 बच्चे, एक भी नहीं 2 बच्चे कर दिए। और ख़वातीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको पहले महीने, पहले ट्राइमेस्टर, मतलब ट्राइमेस्टर तो खैर प्रेगनेंसी में होता है, अगर पहले 3 महीने में पता चल गया कि शौहर की किस तरह की हरकतें या क्या हैं, खुदा के वास्ते प्रेग्नेंट ना हो, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें या कुछ भी करें, क्योंकि ये जो है ना, अब नॉट ओनली यूर अलोन विद 2 किड्स। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन ना और ज़्यादा गंभीर हो गई है। इट्स वेरी ईजी, अगेन डिवोर्स इज़ नॉट ईजी, बट जब आप खुद होते हो ना तो आपके लिए वो डिसीजन बड़ा आसान होता है, और अपने आप को पैरों पे खड़ा करना कदरे आसान होता है, एज अपोज टू कि नाउ आई हैव 2 किड्स टू फीड, या 3 किड्स टू फीड, या 4 किड्स टू फीड। बच्चे बहुत अच्छी चीज़ है, कुदरत का तोहफ़ा होते हैं, मगर ऐसे मामलात में, ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो हैं उनका वज़न ज़्यादा, देयर इज़ सो मच वेट टू पुल। अगेन सलाम है उन माओं को जिन्होंने इसके बावजूद अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे हैव रेज वंडरफुल फैमिलीज़, और उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बट दिस इज़ फॉर ऑल दोस्त कि अगर जहां आपको पता चल गया कि आपका हस्बैंड इस तरह के हैं, समझाने की कोशिश करें। ज़ाहिर है पहला तरीका तो यही होता है, यू टॉक इट आउट। नहीं हो रहा तो घर में किसी से बात करें, अगर उससे भी नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट बच्चे ना करें, अनलेस कि वो बिल्कुल आपने माफ़ी तलाफ़ी तो खैर मर्द कर लेते हैं जब आप उनको पकड़ लो तो फिर, मगर आप फिर 3 महीने बाद चेक करें, 6 महीने बाद चेक करें, क्योंकि वो यूँ स्लिप हो जाते हैं दोबारा। तो अनलेस you're डेड श्योर कि हाँ यार अब ये राह रास्त पे आ गया है, एंड लाइक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल,
and he is sane enough to raise a family, only then have family. इस तरह के irresponsible मर्दों के ये बेबी मदर्स ना बने. बेबी मदर्स इस तरह के लोग फिर यही करते हैं, 2 इधर 3 इधर वो उधर, देर ऑलवेज एब्सेंट. उन बच्चों के लिए साथ बहुत बड़ा जुल्म है यार. So it's very, very unfortunate. Again, divorce is a sad thing, but जहाँ पे मामला इस तरह हो, then it's not sad anymore. I'm glad you're out of the mess. वरना एक loveless और emotionless मैरिज में रहने से तो बेहतर है बंदा अकेला ही रह ले. बाकी it's good कि आप वहाँ हैं. यूरोप में हैं तो कम से कम ये कि यू आर फाइनेंशियली टेकन केयर ऑफ और बच्चों की स्कूलिंग वगैरह चल रही है. और एंड में मैं यही कहूँगा कि मैं पिछली 150 एपिसोड से यही कह रहा हूँ, औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द की. यही वजह है, यही चीज़ है जो आपको बचा के रखेगी. वरना आप सारी ज़िंदगी इस तरह के लोफरों के साथ बंध जाएंगी और फिर वो कहते हैं ना, चेन से आप अगले की टांग से बंधे हुए और अगर आपको घसीटे जा रहा है और आप बस घसीटे जा रही हो बिकॉज यू हैव नो वेयर एल्स टू गो. बिकॉज आपके पास तालीम नहीं है, कोई स्किल नहीं है, या फिर पीछे घर वाले सपोर्टिव नहीं है, तब आपके सामने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी. आप मुंह पे ठुड्डा मारोगी, बोलोगी जा भाड़ में, मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगी. और ये जो लोग जो हमारे यहाँ ये थर्ड क्लास मिसोजिनिस्टिक सोच है कि जी तलाक़ें बढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी औरतें जो हैं ये घर नहीं बसा पाती. दे डोंट सब्सक्राइब टू द नॉनसेंस जो हमारी बड़ी उम्र, मतलब जो हमारी बड़ी जो जिस तरह जीती आ रही हैं, बिकॉज उनके पास वो ऑप्शंस नहीं थे. आज की औरत के पास तालीम है, स्किल है, नौकरी है, वो क्यों बर्दाश्त करेगी ये नॉनसेंस? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा और किसी को भी नहीं करना चाहिए. तो ये कहना है कि जी पढ़ी लिखी लड़कियों के घर नहीं बसते, ओ भाई वो ये नहीं कि उनको बसाना नहीं आता. उसकी वजह ये है कि दे डोंट वांना बी ट्रीटेड लाइक शिट. और उनके पास ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन बिल्कुल एक्सरसाइज करती हैं. ए लेना है या बी लेना है. ए सही चल रहा है तो ए चलाना, नहीं चल रहा खल्ली वल्ली, बी मेरे पास मौजूद है. बी इन द सेंस कि मेरे पास अपना करियर है, आई कैन सस्टेन माई सेल्फ एंड मे बी लुक एल्सवेयर कल को. ठीक है ना. तो ये कहना है कि जी पढ़ी लिखी है तभी उसके पास ये ऑप्शन है. जो तालीमी याफ्ता नहीं है, स्किल याफ्ता नहीं, उसके बाद तो ऑप्शन ही कोई नहीं है. अब तो उसने जीना मरना उसी के साथ है और एक लवलेस और सेक्सलेस मैरिज में रहना है. उसने अगले 40, 45, 50 साल बर्बाद करने और एक अनहैप्पी बीइंग बन के रहना है. एंड इट्स जस्ट एक्सट्रीमली सैड. और हमारे मुल्क में हमारे आसपास इस तरह की लाखों करोड़ों औरतें इस तरह रह रही हैं. एंड सो यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द की और यही चीज़ आपको बचा के रखेगी. वरना आप इस दलदल में ऐसा जाएंगी कि आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा. और बस यही वो तो घिसा पिटा और थर्ड क्लास हमारा जो बोसीदा किस्म का मशरकी माशरा के घर संभालो और कोई बात नहीं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं या इस तरह की नॉनसेंस देने की कोशिश करेंगी. और वो वही औरतें देंगी जिनके पास खुद भी वो ऑप्शन नहीं है एक्सरसाइज करने का. तो चूँकि वो सह रही तो बोलेंगे तुम भी सहो, हम भी ऐसे रहने. नोबडी वांट्स कि यार मैं यहाँ गटर में बैठा हूँ और तुम जाके ताजमहल में बैठो. बोलेगा नहीं, तू भी इधर ही रहे. तो आपको ये लोग ही समझाएंगे इस तरह जो कि खुद इस तरह की दलदल में फंसे होंगे. सो प्लीज़ इस तरह के लोगों की नहीं सुननी. अपने स्किल्स लें. ड्राइवर्स लाइसेंस आप सबके पास होना चाहिए, चाहे शादी हो रही है नहीं हो रही है. गाड़ी चलाना आनी चाहिए. इस तरह की छोटी मोटी स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए. और तालीम तो बहुत ही ज़रूरी है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. बाकी आपके लिए दुआएं. आई होप आप खैरियत से रहें और आपके बच्चे अच्छे माहौल में पले बढ़ें. और इंशाल्लाह चले अल्लाह ने उनसे बाप की शफ़क़त तो उनको नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह उनको बहुत कामयाब करे ज़िंदगी में. एंड आई होप वंस दे ग्रो अप दे डोंट बिकम व्हाट हैज़ लेफ्ट देम, और वो एक अच्छे इंसान बने. तो बहुत सारी दुआ आपके लिए. शुक्रिया. Alright जी, next email says can moving abroad go wrong? Hi Junaid, hope you're doing well. I recently saw your video about moving out of Pakistan and it is very relatable. However, as a young 22-year-old Pakistani, and I'm sure many others would feel the same, there is a constant state of dilemma about leaving Pakistan or not. A mass exodus of Pakistan is happening, but what's heartbreaking is that everyone is leaving and thinking less about giving back. It may sound stupidly ambitious, but अगर सभी छोड़ जाएंगे तो मुल्क को कौन चलाएगा? भाई वही चलाएंगे जो कहते हैं हमें चलाना आता है. और कौन चलाएगा? Also, I feel that it is far easier to create wealth in Pakistan than anywhere else in the world. I absolutely agree with you, but I'll get to that.
It is incredibly cheap and an exceptional lifestyle can be afforded at a ridiculously low price. इस पे भी मैं आता हूँ. Lately, you yourself have been amongst many others actively advocating to immigrate from the country, but I feel the problem is that everyone is thinking individually, even myself. Is that the way forward? I'm currently studying in Netherlands for an exchange semester. अब यही वाली बात होती है ना कि वो मैंने याद है एक रिएक्ट्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें यही था ना कि सबको पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए. यार आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ पढ़ने. I'm currently in the Netherlands for an exchange semester and been to a few places in Europe myself, but simply was unable to find the charm. That could be partly because of language barriers, but also largely because of the personality of the people here. Infrastructure is incredible, standard of life impeccable, one of the best in Europe, but not once did it fancy me to live here long term. And you might assume that this could be the privilege talking, and that could be true. But even I remember times when we'd have little to no food on the table, no electricity in the house due to unpaid bills. It truly is Allah's work that I've been blessed enough to see whatever I have in the past few years at a young age. But the question is, how do I give back? I have only been to Pakistan on and off in the past 3 years, and it pains me to see what we can be. I feel there is massive potential that can be unlocked if a few like-minded individuals get together and decide to achieve something rather than leave the country for a few or many bucks. One of the Stoics, as I remember, says, if any dream is achievable in your lifetime, then it is one that is not big enough. And then living abroad brings additional challenges like lack of sense of belonging, feeling outsiders within your both countries, the country you're from and the country you're currently living in. Pakistanis living in the UK is easier to integrate if you get if you let go of your values, and that is another dilemma. I recently interacted with plenty of French people, absolute assholes, not all of course. You'd think that how these people are successful, and the answer is their will to fight and protest, something that we lack as a nation. Sometimes I even look around, being from Karachi and Urdu speaking, notice a kind of an identity crisis within myself and the people of Karachi. I normally study in Istanbul and I have met several Pakistanis from different cities. I have never whatsoever connected with them in a way I connect with people from Karachi. It's like we have a drive for work and hustle, yet are considerably marginalized. It's a lack of relatability with them, be it Sindhis, Punjabis or Pakhtuns. Of course, there are outliers sometimes, but I'm generalizing. Sometimes people from Islamabad connect maybe because of their heightened exposure, but they seem lazy and soft. अब बंदा अपने मुल्क के लोगों के साथ भी रिलेट नहीं कर सकता. That's because these are 5 countries joined in one. It's a complete paradox. एक तरफ फैमिली, होम कल्चर, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल, सेफ्टी, पासपोर्ट, नॉस्टैल्जिया. इस सोच में पड़ा रहता हूँ. मुल्क तो छोड़ दूंगा, पर मुल्क मुझे छोड़ पाएगा. बेटा अभी 22 के हो ना, 32 के हो गए ना, फिर करना मुझे ईमेल दोबारा. अख्तर शेरानी की सी गज़ल है, ओ देश से आने वाले बता. After reading this, I only think what could be and what could have been. Anyways, just a few confused and scattered thoughts. Plenty more are there, but I'll save them for another time. And yes, I completely agree, yet completely disagree with you on things. Have a nice day. You too, bro. And that's perfectly fine if you disagree with me. It's primarily because, like I said, truth is subjective. रियलिटी इज़ सब्जेक्टिव और हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बात से बात कर रहा होता है. क्लियरली एज अ 22-year-old यू आर क्वाइट पैशनेट एंड राइटफुली सो. हम भी 22 में ऐसे ही होते थे और बाकी जो 22 वाले वो भी ऐसे ही होंगे. खैर, आपने जो बोला, अच्छा शुरू में जब मैं आपकी ईमेल पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था मैं ये कोई लाहौर इस्लामाबाद का होगा जिसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिला होगा, इसका मोबाइल का भी नीचे ना होगा, तो इसको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है. बट जब आपने एंड में बोला आप कराची से हैं, मतलब लाइक सीरियसली, तो मतलब कराची में रह के भी आपको होप है. सलाम है भाई आपको. अच्छा, आपने जो ये बात लिखी थी कि इट्स मच ईजियर टू क्रिएट वेल्थ इन पाकिस्तान देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, बिकॉज जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, राइट. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसी वेल्थ का क्या करना जहाँ आपको पता ही नहीं आप सेफ़ भी हो कि नहीं हो. आप आराम से सड़क पे वॉक नहीं कर सकते, आपको हर वक्त जान का ख़तरा है, आप हर बाइक वाले से आप डर रहे होते हो, आप चाय के ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकते इसी डर से कि कोई आके लूट ले तो कोई मसला नहीं, गोली ना मार दे. बेसिक चीज़ों से आप लड़ रहे होते हो. गटर का पानी, मैं जहाँ मोहल्ला छोड़ के आया था वहाँ 20 साल गटर का पानी खड़ा रहा. अब जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे भी खड़ा होना शुरू हो गया है.
एंड लाइक पोल्स अपार्ट है दोनों इलाके, बट मसले वही हैं, बेसिक चीज़ों में फंसे हुए। तो सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, उस पैसे को एंजॉय भी तो करना है। अभी आपकी आपकी और पिछली ईमेल के बीच में जो ये छोटा सा ब्रेक आया था, उसमें बैठे बैठे मैंने इस्लामाबाद का टिकट होटल वगैरह मैं बुक कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। तो जहाँ मुझे खाली दिन दिखते हैं, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। वहाँ पे क्यों? वहाँ पे कम से कम ये कि चलो बिकॉज आई डोंट लिव देयर, तो वो लोगों के लिए फ्रेंड्स भी हैं, और फिर जाहिर है इट्स सेफर टू मूव अराउंड, और अच्छा मौसम भी है, सर्दी भी है, समथिंग टू डू। सही, कुछ नहीं तो कोसार भी बैठ सकते हो ना, यू कैन एन्जॉय आउटडोर्स। F6 में पैदल चले गए, रूमी से निकले, ऑल द वे आ खान रोड से होते होते पीछे सईद बुक बैंक तक चले गए। दैट समथिंग यू कांट डू हेयर। सो उस पैसे का क्या फ़ायदा कि मैं अपने शहर में पैदल ही नहीं चल सकता, राइट? लाइफस्टाइल भी चाहिए होता है साथ में, तो खाली पैसे नहीं खाने होते। अगेन, सैटरडे संडे आई एम बोर्ड टू डेथ, आई हैव नथिंग एल्स टू डू अदर देन द फैक्ट कि मैं कढ़ाई खा के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लूँ, मिर्च मसाले खाऊं, अगले दिन डायरिया करता फिरूं, और दैट्स इट। नो लाइव म्यूजिक, आई कांट गो एनी वेयर इन दिस सिटी वेर आई कैन सिट, हैव माई ड्रिंक, रेड बुल और जिंजर एल वट एवर, और मैं आराम से लाइव म्यूजिक सुनूं। क्यों मुझे साहब? देयर इज़ नथिंग। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? सिनेमा। सिनेमा में कौन सी यहाँ ढंग की फिल्म लगती है? मुझे आप बताएं। हैं अभी लगी हुई है कौन सी? किलर ऑफ द फ्लावर मून लगी हुई है, चलो आई विल गो वॉच इट। बट चल, दैट्स वंस इन, मैं वो मार्वल शार्वल में देखता नहीं हूँ। मुझे इस तरह की सिनेमैटिक मूवीज़ पसंद हैं, 3 घंटे वाली, जिसका कोई प्लॉट हो, कोई थीम हो, कोई स्टोरी हो। आर्ट्स का कोई सीन नहीं है ना यहाँ पे कोई इस तरह के। अभी कल मैं देख रहा था डेंसो हॉल, बड़ा खूबसूरत बना है, इट्स वॉकिंग स्ट्रीट बनी है वहाँ पे अपेरेंटली। चलेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वहाँ की। बट लाइक दैट्स लाइक वन, इतना बड़ा शहर है, और अगर मैंने वीडियो बना के डाल दी तो फिर सारे ही पहुँच जाएंगे, ये भी बड़ा मसला है। सो ऐसी वेल्थ का क्या करना बेटा, जिसको आप फिर 4 दीवारी के अंदर बैठ के बस यहीं बाहर से पिज़्ज़ा मंगा लिया और ग्रिल से पिज़्ज़ा ले लिया और बोला खुदा हाफिज़, और यहीं बैठ के खा रहे हैं और यहीं बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। दैट्स नॉट द लाइफ मैन। लाइफ होती है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करें, जो आप नीदरलैंड में एक्सपीरियंस करते होंगे, यू नो, वॉकिंग बाय द कनाल, चिल कर रहे हैं, कहीं भी लेट गए कॉफ़ी लेके, खल्ली वल्ली, या कॉफ़ी हाउस चले गए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो लाइफ। अच्छा, दूसरा आपने बोला पाकिस्तान में लाइफ चीप है। Like it's incredibly cheap and exceptional lifestyle. It's cheap because we don't pay taxes and also we exploit people, right? आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपने घर में आपके जो मासी आती है काम करने, क्या आप उसको 25,000 रुपये सैलरी देते हैं? नहीं देते होंगे। चले ठीक है, वो पार्ट टाइम आती है, तो पार्ट टाइम आप उसको कितने 15,000 देते हैं? नहीं देते होंगे, आपने उसको 6-7 हज़ार रुपये रखा होगा। और जो गांव से लोग जो बच्चे लेकर आते हैं, अंडर एज बच्चे जो लेकर आते हैं, जो घर के उनके छोटे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी उम्र का मेल ख़वातीन के साथ किचन में तो काम नहीं कर सकता, तो वो जो छोटे होते हैं, एक तो वो अंडर एज होते हैं, वो क्राइम है, दूसरा वो अनपेड होते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट ये कल्चर है कि वो साल की पेमेंट वालदेन करते ही 6-6 बच्चे इसलिए कि हमारे बच्चे जो हैं भाड़े पे चढ़े हुए हों, जानने वालों को ही देते हैं। जैसे यू नो, आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड, वो ले आते हैं, वो साल की जो भी अरेंजमेंट है वहाँ पे दे दी, बच्चे को कुछ नहीं मिलना, बस उसको शेल्टर मिल रहा है और खाना मिल रहा है। एक्सप्लॉयटेशन है, इसलिए लाइफ चीप है यहाँ पे, और कोई वजह नहीं है। आप सीधा राइट दो, आपकी ये भी लाइफस्टाइल ऊपर चला जाएगा। सो यस, बाकी ये कि भाई यू बिन अमंग्स मैनी एक्टिवली एडवोकेटिंग टू इमिग्रेट फ्रॉम द कंट्री। मैं ये नहीं कह रहा सब भाग जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया जाके देखें, जो समझ आए वो अडॉप्ट करें। ज़ाहिर है सारे थोड़ी बाहर रहेंगे, ना ही सारे बाहर जा सकते हैं, मगर ये है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इंसान उसको अपॉर्चुनिटीज़ को, लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करे, एंजॉय करे, और उनको अनलीश करे, अपना टैलेंट अनलीश करे। वरना यहाँ मियाँ साहब और ख़ान साहब की जंग में आप भी रोंदे जाओगे और आपका कुछ नहीं होना यहाँ पे। वो उन्होंने डिसीजन लेने हैं, जो बाबे आपकी ज़िंदगी का डिसीजन ले रहे हैं, उनको आपकी परवाह ही नहीं है, और आप यहाँ द फैक्ट। भाई परसों मेरी नज़र से खबर गई कि एक जज साहब हैं, और जजेस को आपको पता है फ्री बिजली मिलती है,
और चूंकि उन्होंने अपनी छत पे सोलर लगा दिया तो उन्होंने कहा तो जो मुझे 2000 यूनिट्स गवर्नमेंट फ्री देती है उस 2000 के बदले मुझे कैश रीइंबर्समेंट कर दें। ये बाबे ये सोच, और माशाल्लाह खूबसूरत सी उनकी दाढ़ी, और नमाजी परहेजगार भी होंगे, सब कुछ होगा, मगर जहाँ एक्सप्लॉयटेशन आती है ना इस मुल्क की, जहाँ इस मुल्क में गरीब को चूसना होता है इंजेक्शन लगा के। वो एक अमिताभ की फिल्म थी ना जिसमें वो इंडियन के वो अंग्रेज़ होता है, मतलब वो प्री पार्टीशन दौर दिखाया है, और वो जो है इंडियन स्लेव्स रखे होते हैं और उनका खून निकाल रहा होता है, कहता है हमें बर्मा भेजना है, वर्ल्ड वॉर हो रही है तो हमारे जो, हाँ हाँ, हम याद है तुझे रात, अमिताभ की फिल्म है यार, वो बड़ी अच्छी सी, नाम लिख के बताओ कमेंट में। तो कि वो हमारे जवान बर्मा में लड़ रहे हैं तो उनके लिए खून है, तुम हाँ गरीबों का खून, और तुम साला वो कुत्ते और इंडियन और ये वो इस तरह करके बात करता है, तो खून निकाल के बेचते। तो जहाँ खून चूसने की बात आती है वहाँ दीन वीन सब पीछे हो जाते हैं और ये सारे यूनाइट हो जाते हैं। इन बाबों के हाथ में आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की बात है। अगर ऐसे टाइप राइटर वाली सोचों को आप अपनी डिजिटल AR और VR की ज़िंदगी टाइप राइटर के हाथ में दोगे तो बेटा कसूर आपका ही है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि भाई दुनिया एंजॉय करें। बाकी आपने लिखा कि भाई सब चले जाएंगे पाकिस्तान में, लाइक माइंडेड लोग जमा हों। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये सोच पहले कभी किसी को नहीं आई, या लाइक माइंडेड लोगों ने जमा होकर यहाँ करने को कुछ चाहा नहीं। बहुत लोगों ने चाहा। यहाँ पे सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन है दैट इट रिवॉर्ड्स द क्रुक्स, और जो सही काम करना चाहता है उसको जलील करते हैं और फिर उसको मजबूर करते हैं कि वो इस मुल्क से भाग जाए। आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, मशहूर एग्जांपल, गूगल से जो साहिबा आई थी, जो इमरान खान के दौर में बड़ा उनके साथ दिखती थी, तानिया इद्रिस, ठीक है, उनके साथ क्या किया गया? वो तो गूगल छोड़ के आई थी ना, यही मशहूर था ना कि वो सिंगापुर में गूगल की टॉप पोजीशन छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत करने आई। कहाँ गई वो? कभी आपने ये जानना चाहा उनको किस तरह साइड लाइन किया गया IT मिनिस्ट्री की तरफ से कि यार ये आगे आगे ये पॉलिसी बनाएगी मिनिस्ट्री तो हमें, और वो बाबों ने फिर वही ना, फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जहाँ पे हमारे दोस्त का स्टॉल भी लगा था, और IT मिनिस्ट्री ने तानिया इद्रीस जो कि सैपम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं को इनवाइट नहीं भेजा। जो IT ठीक करने आई है, IT मिनिस्ट्री ने उन्हीं को एक बहुत बड़े IT इवेंट का इनवाइट ही नहीं भेजा। तो जिसके बाद और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात के बाद वो दिल बर्दाश्त हुई, उन्होंने बोला खल्ली वल्ली, एंड आई थिंक शी इज़ गॉन बैक। ऐसा ही है, शी इज़ गॉन बैक टू सिंगापुर। लिंक्डइन पे देखना, हाँ लिंक्डइन पे चेक करना, पता चल जाएगा। सो ये होता है। बहुत लोग पाकिस्तान छोड़ के वो दूसरे मुल्क छोड़ के आए हैं पाकिस्तान की खिदमत करने। एक और मिसाल है, वो पिछले दिनों में उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो जो एक फ्रेंच डिज़ाइनर थे जिन्होंने कोई अस्पताल बनाया था और साकिब निसार ने उनका बोला जी पासपोर्ट जब्त कर लो, FIA को बोला था। ये लाहौर में उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था, कोई फैशन, प्लीज़ करेक्ट मी, मैं ये दो स्टोरीज़ ना मिक्स कर रहा हूँ। एक पाकिस्तानी फ्रेंच हैं, उनकी फ्रेंच वाइफ है, वो मियाँ बीवी हैं, वेरी फेमस डिज़ाइनर, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम। और फिर वो उन्होंने शायद हॉस्पिटल खोला था, और फिर साकिब निसार साहब वहाँ पहुँचे कि भाई इसका स्टैंडर्ड ऐसा ही है, वो भी बंद करवाया, और उनका FIA को बोला इनके पासपोर्ट सीज़ कर लें। खैर फिर वोटेवर उनको फिर बोरिया बिस्तर पैक करके जाना पड़ा। वो अपना पैसा लगा के इतना कुछ किया। और ये अगर इसकी कोई दूसरी साइड है, कोई करप्शन थी, ये थी वो थी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मैंने एक कॉलम पढ़ा था जावेद चौधरी साहब का, उसमें ये इस तरह मेंशन था कि एक बंदा सब इतना पैसा लगा गया, और यहाँ चूँकि माई बाप होते हैं जो भी चीफ जस्टिस, मतलब सारे खुदा है ना यहाँ पे, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। भाई उस चीफ जस्टिस ने इतना नुकसान कराया हमारे मुल्क का, आपकी सोच है, डैम, बाबर डैम ने, और आपने बोला जी हाँ डैम बनेगा चंदे से। उस वक्त अगेन भाई यार एक तो मसला ये है ना, अल्लाह ने अकल दे दी ना, तो ये भी बड़ा थोड़ा सा मसला है। मैंने शुरू में ही आई वॉज ऑन दी अदर साइड, मैंने डैम फंड सब डैम फुल है, तो गालियाँ भी पड़ी, सब कुछ पड़ा। आज देख लो कहाँ है डैम। जितना जमा किया था, 12 अरब जमा किया था, 15 अरब तो उसकी एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया था। अल्ली वल्ली। अबे भाई चंदों से नहीं चलता मुल्क, पॉलिसीज से चलता है मुल्क। मगर कौन समझा आप लोगों को? आप लोग ना ये हो जज्बाती लोग हो। अभी आजकल क्या जज्बात चल रहे हैं, आज भी मैंने फूड ग्रुप में देखा जी अल्हम्दुलिल्लाह फलाने स्टोर ने जो है सारी प्रोडक्ट्स हटा दी हैं और लोकल लग दी हैं। अरे पिछले साल इसी स्टोर ने लू के बिस्किट बड़े बड़े सजाए, उस पर लाल टेप लगाई कि हम फ्रांस के बिस्किट नहीं बेचेंगे क्योंकि फ्रांस में हुई है गुस्ताखी। आज सब जगह बिक रहा है, और फिर फ्रांस से एड भी ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये झाग होती है हमारे जो मुंह पे आती है, झाग जो बह जाती है ना फ़ौरन से,
ये महीना 2 महीने की, महीना भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, ये 3-4 हफ्ते का ये होता है, ये सब बह जाता है आपका। नहीं है यार आप लोगों में बस, लेकिन आप लोगों से कौन बहस करे, कर लें जो करना है। खैर, तो बेटा जो आपने बोला ना कि लोग आए और लाइक माइंडेड जमा हो, यहाँ लाइक माइंडेड जमा हुए थे, यहाँ पे नहीं होता। दूसरी जो एक एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो मुल्क होता है ना, मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ऊपर लेके जाता है, इन द सेंस कि मुल्क के जो अमीर होते हैं वो मुल्क को ऊपर लेके जाते हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम ना एयरलाइन चलाना है, ये कहना कि जी PIA फेल हो गई तो भाई एयर इंडिया भी तो टाटा के हाथ में है, राइट। गवर्नमेंट का काम फेवरेबल माहौल पैदा करना होता है, और ये माहौल पैदा करना होता है कि जहाँ पे कंपटीशन हेल्दी रहे। ये ना हो कि किसी की मोनोपोली हो, जैसे के इलेक्ट्रिक है, मोनोपोली है, अब उनका जो दिल करता है बिल भेजते, ना आप कुछ कर पाते हो ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाती है। गैरेट मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सो पॉलिसीज़ अच्छी इन प्लेस हों। तो अमीर मुल्क, अब हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली अमीर, कोई भी अमीर जो है किसी IT के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, या फिर किसी स्टार्टअप में उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे, चंदे करा देंगे, दस्तरखान लगवा देंगे। अगेन वही वाली चीज़ है ना, ज़्यादातर हमारे मुल्क के जो अमीर हैं अनफॉर्चुनेटली वो सीधे रास्ते से बने नहीं हैं। तो जो टेढ़े रास्ते से आता है तो वो उसको छुपाने के लिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ का एक वॉशिंग मशीन का निज़ाम है, तो मस्जिद बना लो, बड़े बड़े आप अफ्तार करा लो, ये करा लो, वो करा लो, अपनी तस्वीर लगा लो कि है कितना अच्छा आदमी, इसने काम किया है। तो वो जो पैसा उनको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में लगाना चाहिए, वो सारा हम रियल एस्टेट में, ज़मीनों में डाल देते हैं, और फिर जो है मुल्क में और कोई ग्रोथ ही नहीं है। अब आपका देखें वर्ल्ड कप चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, 1-2 महीने बाद IPL भी शुरू होगा, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप की मेमोरी रखें, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के दौरान जो ऐड आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं? अजूबा ब्यूटी क्रीम, गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, और तीसरी ओलिविया, वो जिसमें उष्णाशा है, ठीक है। ये तीन हो गए। अच्छा, या फिर टेल्को के आ रहे हैं, जोंग का आ रहा है, यूफोन का आ रहा है, या जैज़ का आ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है भाई? कोई बिस्किट हाँ, सुपर बिस्किट का आ रहा है, ठीक है। एक इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है आपके मुल्क में, किसी का ऐड नहीं आता, कोई IT से रिलेटेड कोई चीज़, कोई स्टार्टअप, कुछ भी नहीं आता। अभी IPL आएगा, IPL की जो ब्रांडिंग हुई होगी ना चारों तरफ बाउंड्री पे, आप उन्हीं को ही गूगल कर लीजिएगा कि बाइजू क्या है, या फलाना क्या है, या फ्लिपकार्ट क्या है, या ये क्या है, वो क्या है। यहीं से पता चलता है कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो अगेन वो इन्वेस्टमेंट्स, या तो स्टार्टअप, एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में मौजूद था, बड़े बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की, वो बड़ा और लड़के कहाँ मौजूद है आपके सामने। यहाँ पे, यहाँ का जो अमीर है वो कहता है भाई 2 करोड़ की गायें, यहाँ पे कराची में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट चलाते भी हैं, वो 5 करोड़ की जानवर ज़िबा कर देंगे, मगर वो 5 करोड़ किसी स्टार्टअप में नहीं लगाएंगे। बस यही फ़र्क है। तो तरजीहात होती हैं। तो अमीर जो होते हैं ना मुल्कों के, बिजनेस, अमेरिका को भाई उसके बिजनेसेस ने, वॉलमार्ट ने खड़ा किया ना, बिजनेसेस खड़े करते हैं मुल्क। तो यहाँ पे जो बिजनेस हैं जो 2 नंबर हैं, वो अपने 2 नंबर ही छुपाने के लिए दूसरे कामों में लगते हैं, इनोवेटिव चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते। तो आपका जब अमीर ही ऐसा है तो फिर क्या होगा? क्योंकि नौकरियाँ उसी ने देनी है ना, गवर्नमेंट का काम थोड़ी है। ये तो हमने बना दिया है कि गवर्नमेंट ने काम, नौकरी देनी है, वाटर बोर्ड में नौकरी देनी है आपको, फलानी उसमें सेक्रेटेरिएट में देनी है, या वफाकी मोहतसिब में, ओम्बुड्समैन में देनी है, इधर देनी है, उधर देनी है। गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है। मगर चूंकि आपके बच्चे नहीं रुकते, कॉन्डम नहीं पहनते, आप फिर गवर्नमेंट से नौकरी मांगते हो, फिर गवर्नमेंट को चूंकि वोट चाहिए होता है, फिर वो जानबूझ के कहीं ना कहीं से निकाल के आपको नौकरियां देती है। फिर उस नौकरी का बर्डन हम पे आता है, सैलरीड लोगों पे, ठीक है। हम टैक्स दे दे के मर जाते हैं, वो ना कोई काम करते हैं, और वो बहुत सारे हैं। सीधी मिसाल आप एयरपोर्ट पे देख लें, इतना स्टाफ दिखेगा, इतने स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं होती। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे देखें, इतना स्टाफ होता ही नहीं है। एनीवे, सो भाई बड़े डीप सीटेड मसले हैं, ये कोई एक चीज़ थोड़ी है। यहाँ से पकड़ो, अब कॉन्डम की बात की, मौलवी आ जाएंगे कि आप कैसे कह सकते हो मुसलमान कम हो दुनिया में। अरे क्वालिटी मुसलमान ज़्यादा चाहिए, नंबर में ज़्यादा नहीं चाहिए। नंबर में यहूदी सबसे कम है, लेकिन नंबर 1 चल रहे हैं दुनिया में, राइट। क्वालिटी है, क्वांटिटी से नहीं चाहिए, मगर इनको कौन समझाए। खैर,
तो भाई कहने को बहुत कुछ है। अब आपने और आगे क्या क्या बोला था? हाँ, आपने जो लिखा आइडेंटिटी क्राइसिस है और मैं रिलेट नहीं कर पाता। हर इलाके की अपनी अलग वाइब होती है, बट पाकिस्तान में तो खैर वाइब्स ही बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए इंडस रिवर है ना, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर के इस तरफ हमेशा जो है हरियाली रही है और काश्तकार रही, चाहे सिंध हो या वो पंजाब हो, एग्रीकल्चर वहाँ पे रहा है। उस साइड जो है वो बंजर रहा है, तो इस साइड पे हर बार उस साइड वाले आके अटैक करते थे। यही वजह है कि पंजाब में लोग पक्के घर नहीं बनाते थे, बिकॉज उनको फिर मूव होना पड़ता था कि यार कोई हमला करना है, हमें यहाँ से भागना पड़े। इसलिए आपको कोई इतने पुराने घर, पुरानी यूनिवर्सिटियाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पंजाब में, राइट? मिलेंगे तो फोर्ट वगैरह, किले विले मिलेंगे, मगर उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। खैर, तो ये दीज आर ऑल वेरी डिफरेंट कल्चर्स। लाइक यू नो, जो एक बलोच है और जो एक पंजाबी है वो बहुत डिफरेंट कल्चर है। इसी तरह पख्तून, सिंधी, बहुत डिफरेंट कल्चर है। फिर आप खाली कराची में ही ले लें, मेमन एक अलग कल्चर है, गुजराती एक अलग कल्चर है, मकरान का जो बंदा है वो एक अलग, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब इन सबको जोड़ के मुरब्बे में हमने डाल तो दिया कि भाई ये, अब वो लोग रिलेट ही नहीं करते। अच्छा, रिलेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इंटीग्रेट नहीं करते, इंटीग्रेशन ही नहीं है कोई। बस हमने बना दिए हैं कि जी जो फलाना है वो तो डाकू होता है, जो फलाना है वो तो लौंडेबाज है, फलाना ये आपने बचपन से एक बना दिए ना। आप उनसे बात करो ना उनसे। अच्छा, भले दोनों सुन्नियों को पठान महाजन में शादी नहीं करते, ठीक है, अब शायद ट्रेंड बदल गया हो, ठीक है। शिया सुन्नी तो बहुत बात की बात है ना। सिंधी पंजाबी की शादी, ये चीज़ें बड़ी रेयर हुआ करती थी, अब शायद ज़्यादा कल्चर आम हो रहा हो, क्योंकि अब इंटीग्रेशन, थैंक्स टू सोशल मीडिया, चूँकि दुनिया कनेक्ट हुई है, चीज़ें आसान हो रही हैं। मगर आप 50 साल पीछे चले जाएं, ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बलोच की पंजाबी की शादी, कश्मीरी की पठान से शादी, ये वगैरह वगैरह। तो इंटीग्रेशन नहीं है, चूँकि मिलते नहीं हैं, दूर दूर रहते हैं, अपने साइलोज़ में रहते हैं, अपने एरियाज़ में रहते हैं, अपने मोहल्लों में रहते हैं, तो क्या रिलेट करोगे आप? घंटा नहीं रिलेट करोगे। तो यही वजह है। बाकी जो आपने कहा इस्लामाबाद के लोग लेज़ी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, आई डोंट नो, नो कमेंट्स ऑन दैट। सो या, तो ये चीज़ है। आई डोंट नो, मूविंग अब्रॉड गो रॉन्ग, आपका सवाल था। इट कैन पोटेंशियली गो रॉन्ग, ऑफ कोर्स। इफ़ यू आर द रॉन्ग पर्सन फॉर द रॉन्ग कंट्री, देन व्हाई नॉट। रही बात जो पाकिस्तान में, वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो लोग जो कहते हैं ना पाकिस्तान की लाइफ बेस्ट है, तो जब आप उनसे पूछो कि ज़रा मुझे लिस्ट डाउन करो बेस्ट, वट एवर द लिस्ट डाउन इज़ एक्सप्लॉयटेशन। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो, कुछ नहीं होता, काम वाली मासी आराम से मिल जाती है, लोग काम करने वाले आगे पीछे में, दीज आर ऑल एक्सप्लॉयटेशंस जो आपको याद है। हाँ, एक खाना, कि हाँ खाना अच्छा मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, बट एवरीथिंग एल्स व्हेन पीपल लिस्ट डाउन, इट्स ओनली एक्सप्लॉयटेशन। सो यस, रही बात कि भाई दूसरी जगह के मैं कनेक्ट नहीं फील करूँगा, या ये सेकंड क्लास सिटीजन या सेफ्टी, वट एवर, अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। सम पीपल इंटीग्रेट वेरी वेल एंड सम पीपल डोंट इवन इंटीग्रेट इन देयर ओन कंट्री, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। खैर, जहाँ रहें खुश रहें। आई होप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की एपिसोड, एंड व्हाइल वी वर मेकिंग दिस एपिसोड, मैक्सवेल ने 201 रन मारे। अब याद कीजिएगा, ये मैच छोड़ के ये हम काम कर रहे थे ताकि आप लोगों के मसले मसाइल सॉल्व कर ले। खैर, मैच तो मिस हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन ना मिस किया हो। सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।